बैठ जाओ। चलिए अध्यक्ष महोदय, पहले तो आपको बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ ही राज्य के महामहिम राज्यपाल के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। अभी हमने सुना और मैं इतना जरूर आपसे आग्रह करूंगा, क्योंकि कोई भी सदस्य और सीनियर सदस्य किसी के बारे में भी अपशब्द का प्रयोग ना करे, इसका आपको ख्याल रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सदन को चलाना आपकी जिम्मेवारी है। तो आप इन बातों को मजबूती से आपको इसका पालन करना। मैं अपनी बात को बहुत ही संक्षिप्त में, चूंकि हमारे साथ और भी एक वक्ता को मैंने कहा है बोलने के लिए, इसलिए मैं अपनी बात को संक्षिप्त में ही कहूंगा। एक तो बहुत जनादेश के बारे में जिस प्रकार से कहते हैं कि उपहास उड़ाया गया, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि विधायक को जानकारी होनी चाहिए कि आज भी भारतीय जनता पार्टी सीख है, अंक गणित के मामले में हम पीछे रहे, लेकिन 33% से अधिक वोट हमने भी लाया है इतनी बड़ी तादाद में राज्य की जनता का। नहीं माफी मंगवाए सर। अरे ठीक है ना, बात अब अच्छा मैडम ऐसा नहीं, ऐसे में नहीं होता है मैडम ऐसा नहीं मैडम वैसे नहीं, बोलने दीजिए, अपने नेता को बोलने दीजिए, अपने नेता को बोलने दीजिए। आप अपना नेता का बात सुनिए तो सुनिए। ठीक क्या यूज किया है वो? क्या अध्यक्ष महोदय, क्या कुछ नहीं, बहुत गंदा नहीं है, हम दिखवा लेते हैं। अगर गंदा होगा और संसदीय शब्द होगा, अनपार्लियामेंट्री वार्ड होगा तो हम उसको स्पंज करवा देंगे। हम तो बोल दिए हैं, हो गया आपका बात तो मान लीजिए। चलिए नहीं चलिए माफी नहीं, चलिए स्पंज हो गया तो स्पंज हो गया, विषय समाप्त हो गया, विषय समाप्त हो गया। मैडम उतना आक्रामक मत होइए, उतना आक्रामक मत होइए। बट अरे आप मातृशक्ति हैं, आप सहिष्णु हैं, सर्वंग सहा हैं, आप सब तरह हैं। बैठिए तो हो ठीक। चलिए बोलिए बाबूलाल जी, बोलिए थोड़ा देर चुप रहो ना। बैठिए ना इरफान जी बैठिए आप। ओह बैठिए ना इरफान जी, बैठिए ना, बैठिए। बाबूलाल जी को बोलिए बोलिए बाबूलाल जी बोलिए। तो हम कह रहे थे कि आज भी जहां भारतीय जनता पार्टी को 33.37% वोट आया और वहीं कांग्रेस पार्टी को मात्र 15.56% वोट आया है। मैं इसलिए इस बात का उल्लेख कर रहा था कि जिस प्रकार से जनादेश के बारे में अभी जो चर्चा की है, लगा कि एकदम भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन वॉश आउट हो गए, तो मुझे लगता है कि इतना इस प्रकार से बोलना, और आज भी लगा जो जिन मुख्यमंत्रियों का नाम लिए, जो कि यह सदन में लोग नहीं है, बाहर है, लेकिन लगता है कि उनका खौफ आज भी सरकार पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि उन सारे विधायक या मंत्री जो भी चुनाव प्रचार में यहाँ पार्टी की ओर से आए नेता, उन लोगों से आज भी लग रहा है कि सदन में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो लोग खौफ में आज भी लोग जी रहे। तभी उनको इतनी प्रमुखता से जो चुनाव प्रचार का काम होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी करते, आप भी करते, हम भी करते हैं, सभी दल करते हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से खौफ देखा तो वो स्पष्ट है। और एक बात मैं कहूंगा कि अभी इन्होंने एक चर्चा की मणिपुर की, मैं तुरंत इनको याद कराता हूं कि आप झारखंड राज्य में ही आपका पश्चिम सिंहभूम के चाईबासा में गुदड़ी जाने से लोग वहां कतरा रहे हैं। होटल, बाजार, बैंक सब में वहां सन्नाटा छाया हुआ है। पिछले दिनों आप सब ने देखा कि वहां सेंधरा करके लोगों को मारा जा रहा है। ये परिस्थितियां कब पैदा होती है? जब पुलिस अपना काम करना छोड़ देती है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह जरूर करूंगा अध्यक्ष महोदय कि अगर कानून को अपने हाथ में जनता ले रही है और सेंधरा कर रही है, इसका मतलब झारखंड की पुलिस है बिल्कुल वो कोई काम के नहीं रह गई है।
और ये मणिपुर की बात कर रहे हैं, तो मैं तो कहूंगा कि सरकार के मंत्री को उन क्षेत्रों में जाना चाहिए, वहां देखना चाहिए। चाईबासा कोई बहुत दूर नहीं है, गुदड़ी बहुत दूर नहीं, वो इलाका वहां जाना चाहिए, क्योंकि मणिपुर तो बहुत दूर है। आपको मणिपुर हम नहीं भेजेंगे, लेकिन यहाँ जरूर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वहां की स्थिति क्या है। नहीं, हमने क्या कर रहे, रोज देख रहे हैं, अखबार में छप रहा है, वहां लोग जाने से कतरा रहे हैं। इरफान साहब हो रही है, लोगों को सेंधरा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप बोलने दीजिए, सीनियर नेता है, बोलने दीजिए। माननीय मंत्री जी बैठिए। तो एक तो मैंने नवीन जी बैठिए। कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है उससे साफ दिखता है। दूसरा, इन्होंने जिस बात को बड़ी प्रमुखता से माननीय सदस्य जी ने उठाया, हिंदू मुसलमान की, मैं हिंदू मुसलमान की यहां बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि डेमोग्राफी झारखंड में जिस प्रकार से बदला है वो सबके लिए चिंता का विषय है, और उसमें से सबसे अधिक अगर कोई प्रभावित होंगे सीधा पहला तो वह आदिवासी समाज के लोग होंगे। झारखंड हो और उसे सबसे अधिक संथाल परगना प्रभावित है। अगर मैं डेमोग्राफी का एक छोटी सी आंकड़ा मैं कहूं तो 1951 में जहां 35% एसटी थे, 35% से अधिक थे, वहीं पर 2011 में मात्र 26% है झारखंड में। आखिर हमारी आबादी कहां कम हुई? उसी प्रकार से अगर संथाल परगना को थोड़ा अलग करके देखते हैं तो 1951 में 44.67% आदिवासियों की आबादी थी और वहां मात्र 28% आबादी है 2011 के सेंसस में। अगर 2021 में सेंसस हो गया होता तो पता नहीं है कहां और कितना कम होंगे। बैठिए ना, बोलने दीजिए ना। इसीलिए अरे भाई, उनका बात रखने दीजिए ना। बोलिए। और इसीलिए मैं नवीन जी आप भी बार आप भी मांग करते रहे, आप भी सवाल बोलने दीजिए। इधर का उधर का नहीं है, सवाल झारखंड का है, झारखंड के आदिवासियों के अस्तित्व का सवाल है। अगर इतनी बड़ी संख्या किसी की कम हो जाए तो आखिर क्यों कम हुई है? अलग अलग भी कह सकते हैं, किसकी आबादी कितनी बढ़ी है वो भी मैं बता सकता हूं। तो ये हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए सरकार को, और इसीलिए हमने कहा कि सरकार अगर ये कह रही है कि राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है तो फिर आप राज्य सरकार, आप भारत सरकार को भेज दीजिए। हम झारखंड में सरकार से आग्रह करके एनआरसी करा दिया जाए, ताकि ये पता चलेगा कि कौन कहां से आए हैं, कब आए हैं, कैसे आए हैं और कैसे कौन बसे हुए हैं, ताकि आदिवासियों भी कैसे कम हुई है जनसंख्या, इसके बारे में हमें ये पता होनी चाहिए, जो हमारे राज्य की यह सुरक्षा का मामला है। अध्यक्ष महोदय, मैं आगे और विषय की, अभी आप ही राज्यपाल के अभिभाषण में कई एक विषय आए जिसमें उन्होंने, एक तो बहाली की अभी चर्चाएं हुई, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि उस बहाली की चर्चा से लगता तो बहुत प्रसन्नता होती है कि हाँ इतनी लोगों की बहाली हो जाएगी, लगभग 97 लाख है, 97,000 ऐसा कोई, लगभग 1 लाख की संख्या है। लेकिन पिछले दिनों जो बहालियां हुई है, पिछले दिनों जो जेएससीसी से सीजीएल का जो रिजल्ट आया है, जिस समय से लड़के एग्जाम लिखे उस समय से लड़के लोग विरोध कर रहे हैं। आज भी लड़का सड़क पर है और उन लोगों के पास सबूत है। अगर आप कह रहे हैं कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है तो आप फिर जांच से क्यों भाग रहे हैं? आप सीबीआई को ऑर्डर कर दी, जांच के लिए आप अग्रसरित कर दीजिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस प्रकार से सीजीआई के एग्जाम को कंडक्ट किया गया और जानकारी मिली है बंगाल की कोई कंपनी, सरकार के कोई कंसर्न की कंपनी से शायद एग्जाम लिया है। बंगाल सरकार के हम सब लोगों को पता है पिछले दिनों शिक्षक बहाली में क्या हुआ, कौन कितना दिनों तक जेल में अभी छूटा है कि नहीं छूटा है, कितने पैसा लेकर के बहाली हो रही है। मैं ये कहूंगा कि झारखंड के बारे में हमें विचार करना चाहिए। झारखंड के नौजवानों का ही सवाल नहीं है, झारखंड की बुनियाद भी हम बर्बाद कर रहे हैं। और इसीलिए हम सरकार से ये कहेंगे कि भाई हम जब इस प्रकार के एग्जाम होते हैं, लड़का को ये जो भरोसा होनी चाहिए, लेकिन आप भरोसा कहां दिला पा रहे हैं। इसलिए मैंने ये कहा, ये बड़ा
गंभीर मामला है अध्यक्ष महोदय, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। आप इस मामला को यूं ही आप नहीं छोड़ सकते हैं। उसके साथ साथ आपने कहा कि हमने चुनाव में, ये तो एक दस्तावेज वही है कि जो चुनाव में घोषणा हुआ था उसी को आपने राज्यपाल महोदय से पढ़वा दिया, लेकिन उसमें भी अभी से आपने काटना शुरू कर दिया है। आप देखिए अखबारों में क्या आ रहे हैं। आपने घोषणा पत्र में कहा था कि 3200 रुपया प्रति क्विंटल धान की हम खरीदारी करेंगे, लेकिन अब जो अखबारों में आया सरकार निर्णय लिया है 2400 रुपया में ही धान की खरीदारी करेंगे। यानी आप कितना 800 रुपया तो आपने यही कटिंग कर दिया। आप उस समय क्या बोले, पैसा कब मिलेगा? अभी भी आप खरीदारी कब करेंगे? 15 दिसंबर से, और 15 दिसंबर से पहले धान की कटाई कुटाई हो रही है, लोग बेच भी रहे हैं 1800-1900 रुपया में बाहर की बाजारों में। किसका काम है देखने का? तो इसलिए सरकार लंबी लंबी बातें करती है, लेकिन काम क्या कर रही है, हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। फिर एक बात मैं ये कहूंगा अध्यक्ष महोदय, धान की खरीदारी और उसके साथ साथ मैया योजना की अभी बड़ी चर्चा हुई, अनुपूरक बजट में भी उन्होंने किया है, लेकिन मैं देख रहा था कि आज हमको लोगों ने पत्र भेजा, रांची के डीसी ने सभी वीडियो को पत्र लिखा है। उस पत्र का बाकी कंटेंट का कोई मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट में एक कह रहे कि आयोग लाभुकों को चिन्हित कर विलोपन किया जाता है एवं सम्मान राशि वसूली की कार्रवाई की जानी है। अब मेरा कहना है कि आपने जिन लोगों को पहले मैया योजना के तहत पैसा दिया, किस आधार पर उनको स्वीकृत करके दिया, और आज आपके डीसी पत्र लिख रहे हैं वीडियो लोगों को, उसको पहचानिए और उनसे पैसा वसूल करिए। तो आखिर जिन लोगों ने ये गलत काम किया उनके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे? ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं आपको वादा करता हूं एक भी लोगों से पैसा वसूल नहीं कर पाएंगे और न वसूल करने दिया जाएगा। आज सभी मैया, सभी माँ बहनें आज सशंकित है आपसे। अभी तो सिर्फ नीरा यादव ही नहीं सशंकित है, पूरे राज्य की महिलाएं सशंकित है इस पत्र को देख करके। या आपके पास भी होगा, आप मंगा लीजिएगा डीसी से। और एक ज्वलंत विषय है जिसको कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, वो बालू को लेकर के। मैंने इसी सदन में कई एक बार पिछले सत्र में भी खड़े होकर के मैंने कहा था कि भी सरकार अगर नीलामी नहीं कर पा रही है तो कम से कम झारखंड में गृह निर्माण के लिए जो बालू घाट की नीलामी नहीं होने तक उसको आप फ्री कर दीजिए। लेकिन आप फ्री भी नहीं कर रहे हैं, पुलिस परेशान कर रहा है, पकड़ रहा है लोगों को, तंग कर रहा है। आज भी मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है जब मुख्यमंत्री अपने उत्तर देंगे तो उस समय उनको राज्य की जनता को आश्वस्त करना चाहिए किस प्रकार से बालू घाट लूटा जा रहा है। आपने अभी आवास की भी बात की, अब वो आवास प्रधानमंत्री आवास बनते हैं, उनको भी बालू नहीं मिलता है। हमने जो उसके पता लगाए तो अब हम 2 लाख रुपया देते हैं, लेकिन उनको घर बनाने में 2 लाख से अधिक रुपया पड़ता है, 2.5 लाख रुपया करीब पड़ता है, और उसमें भी बालू में उनको 30,000 रुपया से अधिक पैसा लग रहा है। और इसलिए मैं कहूंगा कि कुछ नदी तो ऐसा है, हम जहां से आते हैं वहां सकरी नदी है, मायका का डस्ट है, वहां की बालू कहीं बिकता भी नहीं है, लेकिन वहां भी पुलिस वाले, वहां भी अंचल के लोग सब जोड़ दौड़ करके पकड़ते हैं, केस करते हैं, रोज टेलीफोन करते हैं। तो इसलिए मैं आज सरकार से चाहूंगा जब जवाब सरकार दे तो इन बातों की ओर ध्यान रखे, क्योंकि हम जनता को जितना सहूलियत हम दे सकते हैं, जितना को हम सुविधा दे सकते हैं, ये हमें करना चाहिए। बाकी विषय पर मैं इतना ही कह करके अपनी बातों को समाप्त करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल अपडेट न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।